हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वेल्थ में आपका स्वागत है। आज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट। अब ये गवर्नमेंट बजट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, अगेन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस इन डेप्थ नॉलेज नहीं रखोगे तो आप इसको क्रैक ही नहीं कर पाओगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट। अब बिफोर वी स्टार्ट गवर्नमेंट बजट, आपके लिए एक छोटा सा स्लाइड बनाया हो जिसमें डिस्कस करूंगा कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है। बिकॉज अगर आपको चैप्टर पढ़ने से पहले ये पता चल गया कि क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, या रिवीजन करने से पहले आपको पता चल गया कि ये सारे टॉपिक्स को हमको रिवाइज करना है, तो आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने वेरी वेरी कन्वीनियंट होगा। चल, तो सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफाइन गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होते हैं ये तो जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, अब जितने को मैंने पढ़ाया है, जो भी प्रिपेयर किए आप सब जान रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट को अलग अलग तरीका से पूछा गया है, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो, चाहे वो केस बेस्ड हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगेन गवर्नमेंट बजट्स को दो पार्ट में था, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, द टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के टाइप्स पढ़ेंगे, टैक्स एंड नॉन टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये रेवेन्यू रिसिप्ट के पूरे टाइप्स हैं, यहां पर पढ़ेंगे सबके बारे में, डिटेल वर्जन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में, ये कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं इसको पढ़ना है। फिर टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट पढ़ेंगे, क्या क्या आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स में। फिर डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, एक बार आपको गो थ्रू करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे ये चैप्टर में है क्या क्या। फिर सिमिलरली ये रिसिप्ट्स पढ़ने के बाद इसका दूसरा टॉपिक आता है एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर को डिस्कस करेंगे। एक्सपेंडिचर को डिस्कस करने के बाद आगे प्रोसीड करते हैं। ये एक्सपेंडिचर के फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ये अगेन एक्सपेंडिचर को जस्ट लाइक रिसिप्ट्स दो टॉपिक में बांटा गया, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द टाइप्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड देयर टाइप्स। जब ये पढ़ लिए फिर पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो अब तक तीन टॉपिक कवर किए, ऑब्जेक्टिव्स, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजट डेफिशिएंट। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बजट डेफिशिएंट। बजट डेफिशिएंट तीन तरह के होते हैं, रेवेन्यू डेफिशिएंट, फिस्कल डेफिशिएंट एंड प्राइमरी डेफिशिएंट। ये इस चैप्टर में हम टोटली कवर करने वाले हैं। उसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है, थिंग्स टू रिमेंबर, जो हमको अलग से मैंने बताया है आपके लिए, ताकि आपको अलग से याद रहे, कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद न्यूमेरिकल वीडियो तो मैंने बना दिया है। उसके बाद एक छोटा छोटा क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कि हाउ टू क्लासिफाई वेदर इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट, what is revenue expenditure and capital expenditure and how to classify revenue expenditure and capital expenditure, ताकि एक ही वीडियो में सारा सोल्यूशन मिल जाए। तो ये सारा चीज था जो इस आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ताकि आपको एक एस्टिमेशन मिल जाए कि भैया ये सारा चीज हमको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अब डिटेल वर्जन। चलो, सो बिफोर वी स्टार्ट अबाउट गवर्नमेंट बजट, आपको एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि भैया ये जो चैप्टर है ये एस्टिमेटेड होता है, ये एक्चुअल नहीं होता है, ये प्लान्ड होता है। बिकॉज बहुत बार सैंपल पेपर्स में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस, ये प्लान्ड है या एक्चुअल है। तो भैया ये प्लान्ड है, ये एस्टिमेटेड होता है, ये एक्चुअल नहीं होता है। तो ये आप बहुत अच्छे से माइंड में पहले से एनालाइज करके चलना कि जो भी हम पढ़ने वाले हैं, ऑल दीज थिंग्स आर एस्टिमेटेड, एक्चुअल नहीं होता है, एस्टिमेटेड होता है। चल, अब व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? So government budget is an annual statement, wrong color, dirty color. So government budget is an annual statement showing item wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year, financial year or accounting year. मतलब government budget एक annual statement है, because government budget annually निकालता है, साल का निकालता है। showing item wise एक एक करके receipts and expenditure, सरकार का कितना पैसा आएगा and government का कितना पैसा जाएगा in a form of expenditure during a fiscal year, financial year और accounting year। मतलब एक 1 अप्रैल से 30 फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आएगा थ्रू रिसिप्ट्स एंड कितना पैसा जाएगा थ्रू एक्सपेंडिचर, इसके एस्टिमेशन को बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। चलो ये भी क्लियर करवा दिए। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं जो आपको हर एक ऑब्जेक्टिव ऑन योर टिप पता होना चाहिए। सपोज रीएलोकेशन, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन, डिटेल वर्जन डिस्कस करते हैं।
तो पहला रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है सर जी, बताओ जल्दी। रीएलोकेशन का मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूट करना। सो गवर्नमेंट अपने बजटरी पॉलिसी से रिसोर्स को इस तरीका से डिस्ट्रीब्यूट करता है सो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर ऑफ कंट्री टू प्लेस। गवर्नमेंट अपने बजटरी पॉलिसी से जितने भी रिसोर्स है उनको इस तरीका से डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर ऑफ कंट्री टू प्लेस। दैट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये रीएलोकेट करता है दो तरीका से, टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडी। पहला है टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडी एंड दूसरा है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है जो रिपीटेडली पूछा जाता है। अब ये है क्या, डिस्कस करते हैं। तो टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज में बोला गया है कि इन दिस इन ऑर्डर टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन आइटम्स सच एज सिगरेट्स एंड लिकर। बहुत सारे आइटम्स है जो बहुत हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस नहीं है, वो बहुत ज्यादा हानिकारक है, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा हानिकारक है, ये क्या क्या है, आपका सिगरेट्स एंड लिकर है। सो गवर्नमेंट इंपोज हेवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस, इससे बहुत ज्यादा टैक्सेस लेता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट impose heavy amount of taxes on harmful consumption item such as cigarettes and liquor, and in order to encourage the consumption of necessity item, बहुत सारा आइटम है जो नेसेसिटी है, जैसे खादी हो गया, एलपीजी गैस सिलेंडर हो गया, इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। इन शॉर्ट, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स में एक टॉपिक है टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडी, जिसमें गवर्नमेंट अपने बजटरी पॉलिसी से जो भी कंजम्पशन आइटम जो हार्मफुल होते हैं, जो भी हार्मफुल कंजम्पशन आइटम है उस पे ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्सेस लेते हैं, एंड जो भी नेसेसिटी आइटम्स है जो हार्मफुल नहीं है उन पर सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है एंड सोशल हो जाता है। सिमिलरली डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। अब ये डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस क्या है? सो अगेन देयर आर मेनी नॉन प्रॉफिटेबल, आप चेक कर सकते हो, देयर आर मेनी नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, बहुत सारा नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है जो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, बिकॉज गवर्नमेंट के अंदर कभी भी प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज नहीं आता है, नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज आता है विच आर नॉट अंडर प्राइवेट सेक्टर सच एज वाटर सप्लाई, sanitation, law and order, defense. All these activities are undertaken by government. ये सारे के सारे एक्टिविटीज जो है गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, whose main objective is to provide social welfare. सो जितने भी नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है, जैसे वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गए, लॉ एंड ऑर्डर हो गए एंड डिफेंस हो गए, ऑल दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय पब्लिक सेक्टर। ये सारे के सारे एक्टिविटीज पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं, whose main objective is to provide social welfare. तो ये सारा का सारा लॉ एंड ऑर्डर, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, ये सारा का सारा गवर्नमेंट अपने बजटरी पॉलिसी में मेंटेन करता है जिससे सोशल वेलफेयर हो सके। तो ये टॉपिक कवर हो गया रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? कभी भी क्वेश्चन में अगर सिगरेट लिकर बोल दिया, सब्सिडीज बोल दिया, मतलब 110% इसका आंसर होगा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलो अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। चलो अब है आपका रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हम सब जानते हैं कंट्रीज में इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, गरीब भी है एंड अमीर भी है। अब गवर्नमेंट अपने बजटरी पॉलिसी से क्या करता है? ये इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करता है, ये इनइक्वालिटी को घटाता है, ठीक है। गरीब एंड अमीर के बीच में जितने भी इनइक्वालिटीज आ रहे हैं, ये इनइक्वालिटी को घटाता है अपने बजटरी पॉलिसी से। अब ये घटाता कैसे है? सो फ्रॉम रिच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी दे इंपोज हेवी अमाउंट ऑफ टैक्स, ये हेवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस लेगा एंड स्पेंड ऑन द वेलफेयर ऑफ पुअर, पुअर पे खर्च कर देगा। कैसे खर्च करेगा सर, ये भी बता दो। फॉर एग्जाम्पल, अब रिच भी है, पुअर भी है। अब पुअर मीन्स क्या? दे आर नॉट एबल टू गेट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, वो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ को फुलफिल नहीं कर पा रहे, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया। सो गवर्नमेंट हेवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस इंपोज करते हैं रिच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से एंड इन पर खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राशन कार्ड के नाम पर, एजुकेशन फैसिलिटीज के नाम पर, ताकि इनइक्वालिटीज घटे। सो दिस इज ऑल अबाउट इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। कभी भी केस स्टडीज में अगर लिख दिया हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स ले रहा है एंड रिच से एंड पुअर पे स्पेंड कर रहा है, दैट इज टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सिमिलरली फिर एक ऑब्जेक्टिव आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगेन गवर्नमेंट भी अपने बजटरी पॉलिसी में निकालते हैं कि मार्केट में कितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए ताकि इकोनॉमी को डेवलप हो सके। ये सब गवर्नमेंट अपने बजटरी पॉलिसी में डिसाइड करता है। So with the help of budgetary policy, government aims to generate employment opportunity by establishment of various
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ला देगा, ब्रिजेस बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, जिसके लिए हमको एम्प्लॉइज लगेंगे। तो एक तरीका ये हो गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने का। दूसरा, बाय स्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, बहुत सारा स्कीम्स ला देगा, जैसे मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, स्वराज जयंती शहरी रोजगार योजना, ये अलग अलग स्कीम्स ला देगा जिसके थ्रू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एंड ये सारा चीज गवर्नमेंट अपने बजट में निकालते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया जिसके लिए गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, अब ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या है? सो देयर आर मेनी नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज या देयर आर मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज व्हिच आर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट whose main objective is to provide social welfare। बहुत सारा पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर करना। फॉर एग्जांपल, या पब्लिक कंपनीज भी बोल सकते हो या एसोसिएशंस है। फॉर एग्जांपल, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, हॉस्पिटल हो गया गवर्नमेंट के। अब अनटिल एंड अनलेस इनको गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग नहीं मिलेगा तो क्या ये अपने जगह पे ऑपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ बजटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट प्रोवाइड देम फाइनेंशियल हेल्प, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करके देगा ताकि वो अच्छे से प्रॉपरली ऑर्डरली मैनर पे रन कर सके। ठीक है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, अब अगर हम लोग अब विद द हेल्प ऑफ बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करते हैं? बैलेंस रीजनल ग्रोथ करवाते हैं, बैलेंस डेवलपमेंट करवाते हैं। बिकॉज अगर हमको डेवलपमेंट करने बोले तो हम हमेशा अर्बन एरिया पर डेवलपमेंट करते हैं, रूरल एरिया को इग्नोर कर देते हैं। सो गवर्नमेंट अपने बजटरी पॉलिसी से बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करवाता है, बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द सोसाइटी को डेवलप करवाता है, रूरल एरिया को भी प्रमोट करता है अपने बजटरी पॉलिसी में। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिक्लेयर करता है ताकि बैलेंस रीजनल डेवलप हो सके, अर्बन एरिया के साथ रूरल एरिया भी डेवलप हो सके। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अब अगर इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। सो इकोनॉमी को स्टेबल करने में भी गवर्नमेंट अपने बजटरी पॉलिसी का हेल्प लेता है। अब इकोनॉमी में दो प्रॉब्लम आता है, एक तो भैया या तो इन्फ्लेशन आएगा या तो डिफ्लेशन आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। अब इन्फ्लेशन में क्या होता है? मार्केट में बहुत पैसा है, अब ये पैसा को एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन हुआ तो प्रॉब्लम, सब प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। डिफ्लेशन हो गया तो मार्केट में प्राइसेस घटना स्टार्ट हो जाएंगे। सो गवर्नमेंट अपने बजटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है बाय इंपोजिंग हेवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस एंड रिड्यूसिंग देयर एक्सपेंडिचर। सिमिलरली इन केस ऑफ डिफ्लेशन में गवर्नमेंट विल रिड्यूस द रेट ऑफ टैक्सेस एंड स्टार्ट मेकिंग एक्सपेंडिचर्स, जिससे डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब लास्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इकोनॉमी को भी ग्रो करवाना है। अब जैसे इंडिया अभी पहले कुछ साल पहले बहुत अलग था और अब बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, ये सब डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट अपने बजटरी पॉलिसी में लेकर आते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट आल्सो एम्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अगेन वो टैक्स रिबेट देगा, टैक्स पे छूट देगा, सब्सिडीज देगा, जिसके चक्कर में बहुत सारा बिजनेस को प्रमोट करेगा, नया नया स्ट्रैटेजीज लाएगा, जिससे इकोनॉमी ग्रो हो जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट था, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीका से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या क्या डिस्कस के ऑब्जेक्टिव से एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑन योर टिप आपको पता होना चाहिए। चल, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट डिस्कस कर लिए। अब यहां से भैया मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब ये जो कंपोनेंट्स है ये अलग अलग तरीका से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सो गवर्नमेंट बजट को दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया है, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स मतलब इनकम, रिसिप्ट्स मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बजट में हम पढ़े थे कि रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट जो कमाएगा उसको रिसिप्ट बोलते हैं, गवर्नमेंट जो एक्सपेंसेस करेगा, खर्च करेगा, उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो यही दो टॉपिक फिलहाल हम लोग को पढ़ना है इस वीडियो में। अगेन चाहे हम रिसिप्ट्स पढ़े चाहे वो एक्सपेंडिचर पढ़े, अगेन रिसिप्ट्स या एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल। रिसिप्ट में भी रेवेन्यू एंड कैपिटल रहेंगे, एक्सपेंडिचर्स में भी रेवेन्यू एंड कैपिटल रहेंगे। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज बजट रिसिप्ट्स, नेक्स्ट में है क्या स्लाइड में? हाँ, बजट रिसिप्ट है ना। सो व्हाट इज बजट रिसिप्ट?
बजट रिसिप्ट, अगेन मैंने बताया कि बजट रिसिप्ट क्या है, ये प्लान्ड होते हैं, एस्टिमेटेड होते हैं। तो बजट रिसिप्ट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड रिसिप्ट, किसका, गवर्नमेंट का। कहां से, गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है, अलग अलग सोर्सेस से। कब कमाएंगे, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर। तो गवर्नमेंट बजट रिसिप्ट एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट है गवर्नमेंट का, डिफरेंट अलग अलग सोर्सेस से, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर। तो लिखा हुआ आप देख सकते हो, बजट रिसिप्ट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर। चलो ये तो हो गया। बजट रिसिप्ट्स को अगेन दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। अभी रिसिप्ट्स पढ़ रहे हैं तो एक चीज आप याद रखना, रिसिप्ट्स जब जब बोलेगा तो लाइबिलिटी को पहले जिक्र करेंगे, एसेट को बाद में। ये थंब रूल लेकर चलो, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। रिसिप्ट्स पहले, लाइबिलिटी बाद में। कब, जब रिसिप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगेन बजट रिसिप्ट्स को दो पार्ट में बांटा गया है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट। जल्दी जल्दी बताओ रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है। So revenue receipts refers to the estimated receipts of the government which neither creates any liability nor reduces the assets of the government। मतलब ये एक ऐसा इनकम होता है सरकार का जिसमें सरकार कमाता तो है, उस इनकम से ना तो लाइबिलिटी बढ़ेगा ना तो एसेट घटेगा। ये वन साइडेड इनकम होता है, बिकॉज लाइबिलिटी बढ़ नहीं रहा है, वी आर नॉट लाइबल टू पे द फंड। तो जब लाइबिलिटी ही नहीं बढ़ रहा है तो ये वन साइडेड हुआ, मतलब पैसा आता तो है लेकिन रीपे करना नहीं पड़ता है। मैं फिर से बता रहा हूं, रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक ऐसा इनकम है सरकार का जिसमें सरकार कमाता तो है, बट उस इनकम से ना तो सरकार का लायबिलिटी बढ़ेगा ना एसेट घटेगा। ये वन साइडेड इनकम होता है। आप चेक कर सकते हो, यहां पर मेंशन है, आप चेक कर सकते हो, इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज वन साइडेड इनकम। तो ये तो बता दिए सर जी। अब ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, अगेन इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। मतलब गवर्नमेंट जो रेवेन्यूज के थ्रू कमाते हैं, ये रेवेन्यू का दो सोर्स होता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। मतलब गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स के थ्रू तो नहीं कमाता है, बहुत अलग अलग सोर्सेज होते हैं। तो टैक्स के थ्रू भी कमाते हैं, टैक्स के अलावा भी बहुत अलग अलग सोर्सेज से कमाते हैं। अब इसको एक एक से पढ़ेंगे। चल, ये हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ लिए। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो व्हाट इज टैक्स रिसिप्ट? टैक्स जो है सर, कोई भी पीपल टैक्स से आज तक बचा है क्या? नहीं ना। तो इट इज द कंपलसरी पेमेंट, भैया टैक्स तो पे करना ही है। तो टैक्स रिसिप्ट रेफर्स टू द कंपलसरी पेमेंट ऑफ टू द गवर्नमेंट। हम लोग कंपलसरीली पे करते हैं गवर्नमेंट को, तीन लोग पे करते हैं, पेड बाय द हाउस होल्ड, मतलब हम लोग, फर्म और एनी अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट। सो टैक्स रिसिप्ट रेफर्स टू द कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट पेड बाय द हाउस होल्ड, फर्म और एनी अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट। ये टैक्स रिसिप्ट के बारे में बता दिए। अब टैक्स रिसिप्ट को अगेन बेसिकली दो पार्ट होता है टैक्स रिसिप्ट का, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यहां हम लोग आगे पढ़ते पढ़ते डिस्कस करेंगे। तो टैक्स रिसिप्ट को अगेन दो पार्ट में बांटा गया है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आप चेक कर सकते हो, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, स्टेट ड्यूटी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, एक्साइज, ये सारा का सारा डायरेक्ट टैक्सेस है। एंड जीएसटी क्या हुआ आपका? इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ रहा होगा आपको। अब आता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो नॉन टैक्स रिसिप्ट रेफर्स टू ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट। नॉन टैक्स रिसिप्ट रेफर्स टू ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट अदर देन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होता है? गवर्नमेंट का वो सारा सोर्सेज ऑफ इनकम अदर देन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स को छोड़कर जितना अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट। अब ये नॉन टैक्स रिसिप्ट को बहुत अलग अलग तरीका से क्लासिफाई किया गया है, जैसे इंटरेस्ट। गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन, गवर्नमेंट जिनको किसी को भी लोन दिया है, किसी भी कंपनी को लोन दी है, दे विल पे इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट पे करेंगे। अब ये जो इंटरेस्ट पे किए, इसमें सरकार का इनकम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल इनकम हुआ। अब ये इनकम से क्या लायबिलिटी बढ़ा, क्या एसेट्स घटा? नहीं ना, ये वन साइडेड इनकम है, गवर्नमेंट कमाए। क्या गवर्नमेंट किसी को लायबल होगा पे करने के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। दैट इज सेड टू बी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अगेन प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, गवर्नमेंट किसी कंपनी का शेयर्स खरीदे,
उनको डिविडेंड मिला। अब ये डिविडेंड मिला, अगेन इट्स अ टाइप ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इनकम है कि नहीं है? क्या इस इनकम से सरकार का लायबिलिटी बढ़ा? नहीं। क्या एसेट घटा? नहीं। तो ये कौन सा हुआ? अगेन रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। फीस, अब हम लोग गवर्नमेंट से बहुत सारा काम करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है, हम लोग बहुत सारा अलग अलग फीस देते हैं, हम लोग लाइसेंस बनवाएं, ये सबका फीस पे करते हैं। अब अगेन ये सारा जब फीस पे करते हैं, गवर्नमेंट के पास इनकम आता है। क्या गवर्नमेंट का लायबिलिटी बढ़ा इससे? नहीं। क्या गवर्नमेंट का एसेट्स घटा? नहीं ना। तो जब ना तो लायबिलिटी बढ़ा ना तो एसेट घटा, ये वन साइडेड इनकम हो गया, एंड वन साइडेड इनकम इज सेड टू बी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सेम लाइसेंस फी दो बार है यहाँ पर। फाइन्स एंड पेनल्टी, अब सपोज फाइन्स लग गया, पेनल्टीज लग गया, चेकिंग में पकड़ा गया, कुछ पेनल्टीज लगा, गवर्नमेंट का इनकम होता है। अब क्या गवर्नमेंट ये सब हमसे कमा कर हमको रीपे करता है? नहीं ना। तो इससे क्या लायबिलिटी बढ़ा? नहीं। क्या एसेट घटा? नहीं। जब ना तो एसेट लायबिलिटी बढ़ा ना तो एसेट घटा, तो ये कौन सा हुआ? वन साइडेड इनकम, एंड ये वन साइडेड इनकम को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सिमिलरली एस शीट्स, अब एस शीट्स क्या होता है? एस शीट सपोज मान लो अब आपका कोई प्रॉपर्टीज है, किसी पर्सन का प्रॉपर्टी है, अब उसका कोई वारिस नहीं है, उसका कोई लीगल हायर नहीं है, एंड वो अनसर्टेनिटी, वो डेथ कर गया, उनका कुछ डेथ हो गया, उनका कुछ प्रॉब्लम आया, वो इल रहे और उनका डेथ हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट हैंड ओवर ले लेता है। दैट इज सेड टू बी एस शीट्स। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, अब अगेन गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स है, कंट्री को बहुत सारा गिफ्ट मिला, हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश जाते हैं उनको गिफ्ट मिलता है, कब इंडिया को ग्रांट्स मिलता है, तो अगेन इट्स अ टाइप ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का इनकम है। क्या इस इनकम से सरकार का लायबिलिटी बढ़ा? क्या गवर्नमेंट का लायबिलिटी बढ़ा? क्या एसेट घटा? कुछ नहीं हुआ। दैट इज सेड टू बी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सिमिलरली फोर फीचर भी एक तरह का आपका फाइन्स होता है, ठीक है। अब आता है आपका स्पेशल असेसमेंट। अब ये स्पेशल असेसमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल अब आपके किसी एरिया पर मान लो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, अब वहां पर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद गवर्नमेंट मेट्रो बनाए, फ्लाईओवर बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, जिससे उस एरिया का बहुत डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। अब डेवलपमेंट हुआ किसके चक्कर में? डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के चक्कर में। अब जब गवर्नमेंट के चक्कर में डेवलपमेंट हुआ है तो गवर्नमेंट बोलेगा भैया कुछ पार्ट ऑफ इनकम हमको भी दो, हमको भी अर्न करने का मौका दो, एंड दैट इज सेड टू बी स्पेशल असेसमेंट। तो अगेन गवर्नमेंट यहां पर भी कमाए। क्या गवर्नमेंट का लायबिलिटी बढ़ा? नहीं ना। क्या एसेट घटा? नहीं। वन साइडेड इनकम हुआ कि नहीं हुआ? तो जब ना तो लायबिलिटी बढ़ेगा ना तो एसेट घटेगा, क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, which neither creates any liability nor reduces the assets of the government। तो ये हम लोग पढ़ लिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को दो पार्ट में बांटा था, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स में क्या क्या रहा? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एंड नॉन टैक्स में इतने सारे हम लोग टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है, जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड नॉन डायरेक्ट टैक्स, या डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। So what is direct tax and indirect tax? Direct taxes are those taxes which is imposed on one person and paid by that person only। जिस पर टैक्स लगा है वही पे करता है डायरेक्ट टैक्स में। And indirect taxes are those taxes which is imposed on one person but paid by another person। जिस पर लगता है वो पे नहीं कर रहा है, उनके बदले में हम लोग पे करते हैं, जैसे ब्रेड, बटर, जैम, शूज, कुछ भी सामान खरीदे, ये सब पर इनडायरेक्ट टैक्स रहता है, बट लगता तो शॉपकीपर पर है, बट उसके बदले में पे कौन करता? हम लोग पे करते हैं। दैट इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट पेड बाय अनदर पर्सन। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है। प्रोग्रेसिव मतलब इनकम बढ़ेगा तो डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो डायरेक्ट टैक्स भी घटेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स ये रिग्रेसिव है, ये प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल इन नेचर। प्रोपोर्शनल इन नेचर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो मंथली 10,000 कमा रहे हैं उनको भी उतना ही टैक्स पे करना ऑन गुड्स एंड सर्विस, एंड जो महीना का लाख रुपीस भी कमा रहे हैं उनको भी उतना ही टैक्स पे करना है इन अ फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो दैट इज प्रोपोर्शनल इन नेचर। द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स में जिस पर इंपोज हुआ है उन्हीं को पे करना है, वो अपना बर्डन किसी और पर इंपोज नहीं कर सकते हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बोला गया? द बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन, उनके बदले में कौन पे करते हैं? हम लोग। They have limited reach as it cannot reach to all the sections of society। डायरेक्ट टैक्स जो है वो रीच बहुत कम है। क्यों रीच कम है? बिकॉज डायरेक्ट टैक्स का इनकम स्लैब्स होते हैं। अगर आपका इनकम उस स्लैब्स पर लाई कर रहा है तभी आपको पे करना है, अदरवाइज पे नहीं करना है।
तो इट हैज लिमिटेड रीच, ओनली लिमिटेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज पर लगता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पर लगता है, दैट्स व्हाई इट हैज वाइड कवरेज एज इट कैन रीच टू ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब आता है डायरेक्ट टैक्स के टाइप्स, बहुत सारे हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, डायरेक्ट एस्टेट ड्यूटी टैक्स एक्सेट्रा। अब इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे तो भैया एक ही आता है, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी डिफरेंस बता दिए, 3 मार्क्स से स्टार्ट होते हैं ये सारे क्वेश्चंस, तो भैया मेक श्योर करना एक भी चीज स्किप नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, एवरी ब्लडी वर्ड ऑफ द बुक इज इंपॉर्टेंट। चलो ये तो पढ़ लिए। अब अगेन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स के डिफरेंस, ये डिफरेंस बाद में भी पढ़ना था बट पहले आ गया, कोई नहीं, पहले कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? ये चीटिंग हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाते, कोई नहीं। चलो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ लिया, अब आता है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? सो कैपिटल रिसिप्ट्स, अगेन रिसिप्ट बोला तो लाइबिलिटी पहले एंड एसेट्स बाद में। तो व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट्स रेफर्स टू द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच आइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये एक ऐसा इनकम है सरकार का जिसमें सरकार कमाता तो है, उस इनकम से सरकार का या तो लाइबिलिटी बढ़ेगा या तो एसेट घटेगा। लाइक रेवेन्यू रिसिप्ट में पढ़े थे, ना तो लाइबिलिटी बढ़ेगा ना तो एसेट घटेगा, बट कैपिटल रिसिप्ट्स आर टोटली अपोजिट, इनकम आता तो है लेकिन उस इनकम से या तो लाइबिलिटी बढ़ेगा या एसेट घटेगा। मतलब सरकार कमाता तो है, उस इनकम से या तो लाइबिलिटी बढ़ता है या तो एसेट घटता है। चलिए सर, ये डेफिनेशन देख सकते हो आप, कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड money receipt of the government which either creates any liability or reduces the assets of the government. Just like revenue receipt का दो सोर्स था, टैक्स एंड नॉन टैक्स, सिमिलरली कैपिटल रिसिप्ट का 3 सोर्स हम लोग पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, इसमें 3 सोर्स आता है, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसिप्ट्स। ये 3 ही सोर्स होता है। मेक श्योर करके चलना, जितने भी सोर्सेज मैंने बताया है इसके अलावा कोई अदर सोर्सेज नहीं होता है। सो बोरोइंग्स आर द फंड रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं, सो जो भी चीज होगा वो सब गवर्नमेंट करेगा। सो बोरोइंग्स आर द फंड रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट बोरो क्यों करेगा? टू मीट देयर एक्सेस एक्सपेंडिचर, अपने एक्सपेंडिचर को मीट अप करने के लिए अलग अलग जगह से बोरो करेगा, फ्रॉम ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, फॉरेन गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सबसे लोन लेगा। एंड बोरोइंग इज ट्रीटेड टू बी कैपिटल रिसिप्ट्स एज इट क्रिएट्स द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो याद रखना, बोरोइंग से लायबिलिटी बढ़ता है। सिमिलरली रिकवरी ऑफ लोन्स, अब रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब है इन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है टू ओवरकम फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। जब ये लोन्स, अब लोन गया तो एसेट्स गया, अब जब ये लोन वापस आ जाएगा तो इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार का एसेट्स को घटा देगा। तो अगेन रिकवरी ऑफ लोन से आपका एसेट्स घटता है, रिकवरी ऑफ लोन से एसेट्स घटता है। अब आता है आपका अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग। अदर रिसिप्ट्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग। तो व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पैसा निकालना। तो डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, जनरली इसको सेलिंग, बेचना बोलते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। किसी भी चीज को अगर हम बेचते हैं तो क्या ट्रांसफर करते हैं? ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। एंड डिसइन्वेस्टमेंट जो कैपिटल रिसिप्ट्स माना जाता है, क्यों? बिकॉज इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार का एसेट्स घट जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब आता है स्मॉल सेविंग्स। What is small savings? Small savings are the fund raised by the government from post office. Suppose हम अपना पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट किए हैं, पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा डिपॉजिट किए, अलग जगह इन्वेस्ट किए हैं, तो गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ले लेता है फॉर अदर
पर्पस या फॉर डिफरेंट पर्पस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। तो जब वो वहां से कमाता है तो वो हमको पे कर देता है। तो अगेन गवर्नमेंट जब हमारा ही पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया है तो इट इज क्रिएटिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट हमसे पैसा लिया है तो ही हैव टू पे द गवर्नमेंट हैव टू रीपे द फंड। So again, small saving is treated to be capital receipts as it creates the liability of the government. तो इन शॉर्ट अगर इसको सबरी देखा जाए, बोरोइंग से लाइबिलिटी बढ़ेगा, रिकवरी ऑफ लोन से एसेट्स घटेगा, स्मॉल सेविंग से लाइबिलिटी बढ़ेगा। ये था सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीप्ट्स के बारे में, एकदम क्लियर हो गया। अब एक फटाफट डिफरेंस जो बचा था प्रीवियस वाले पीडीएफ में वो जल्दी से कर लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। अगेन रिसिप्ट्स बोला तो लाइबिलिटी पहले और एसेट बाद में, ये सबसे बड़ा थंब रूल है। तो व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स? रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच आइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगेन रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रेकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या था एक बार रिकॉल करेंगे जल्दी से। टैक्स एंड नॉन टैक्स। तो टैक्स तो हर महीना पे करना है, हर साल पे करना है, हर एक बार पे करना है, इट इज रेकरिंग इन नेचर। बट कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन्स आते हैं। तो गवर्नमेंट हर महीना हर साल तो बोरो नहीं करता है, जब रिक्वायरमेंट होता है तब बोरो करता है। इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। ठीक है, अब यहां लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता है तो देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट, बट ये लाइबिलिटी क्रिएट करता है तो देयर इज ऑब्लिगेशन टू रीपे द अमाउंट। यहां 3 दिया, आप एक 4th पॉइंट और ऐड ऑन कर सकते हो। एग्जांपल, रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स एंड नॉन टैक्स आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में अगेन बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसिप्ट्स, आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये आपका 4 मार्क्स का डिफरेंसेस, 3 मार्क्स का डिफरेंसेस मैंने कंप्लीट करवाया। अब आता है आपका रिसिप्ट्स, तो मैंने बता दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स बता दिए, कैपिटल रिसिप्ट्स बता दिए, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट डिस्कस हो गया, टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट डिस्कस हो गया। रेवेन्यू में 2 आता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। कैपिटल में 3 आता है, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स का पार्ट ओवर, एक्सपेंडिचर स्टार्ट। चलो अब अगेन एक्सपेंडिचर है। So it budget expenditure refers to the again expected expenditure होता है किसका? गवर्नमेंट का। कब होगा? ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में गवर्नमेंट का जितना भी एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस होने वाला है उसको बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। सो जस्ट लाइक रेवेन्यू रिसिप्ट, अगेन एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में बांटा गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब रिसिप्ट पढ़ते थे तो लाइबिलिटी पहले बोलते थे और एसेट बाद में, ठीक है। बट जब एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे तो एसेट्स पहले बोलेंगे, लाइबिलिटी बाद में। ये मेक श्योर करके चलना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सो व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर रिड्यूसेस द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जनरली जब हम खर्च करते हैं तो जनरली मेरा एसेट्स बन जाता है, हमारा एसेट बनता है। बट ये एक ऐसा एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट का जिसमें गवर्नमेंट खर्चा करता तो है, बट उस एक्सपेंसेस में उस खर्चा करता तो है, बट उस खर्चा में ना तो सरकार का एसेट बढ़ेगा ना ही लायबिलिटी घटेगा। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर रिड्यूसेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये एक ऐसा खर्चा है सरकार का जिसमें खर्चा करता तो है, बट उस खर्चा से ना तो एसेट बढ़ेगा ना लायबिलिटी घटेगा। देख सकते हो आप, इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर व्हिच नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर रिड्यूसेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। चल ये तो हो गया। अब ये सर ये जल्दी से बताओ कि जो आपने बताया कि ये खर्चा किया बट एसेट्स भी नहीं बना, लायबिलिटी भी नहीं घटा, ये कैसे एसेट्स नहीं बना एंड लायबिलिटी भी नहीं घटा? देखते हैं। जैसे इट नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दिए, पेंशन दिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए, ये सब भी खर्चा हुआ। क्या इस खर्च से सरकार का एसेट बढ़ा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बढ़ा। क्या गवर्नमेंट का लायबिलिटीज घटा? नहीं घटा। स्टिल गवर्नमेंट विल बी लायबल टू पे द फंड। गवर्नमेंट जहां जहां से लोन लिए होंगे गवर्नमेंट हैव टू रीपे द फंड, गवर्नमेंट को पे करना होगा।
तो लाइबिलिटी तो नहीं घटा। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट अपने कंट्री के पीपल के लिए सैलरीज दिए, स्कॉलरशिप दिए, पेंशन दिए, बहुत खर्चा किए, तो आपका लोन माफ। सपोज गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन लिया 500 करोड़, 1000 करोड़ का लोन लिया। अब ये 1000 करोड़ का लोन लेने के बाद बोले नहीं, आप अपने कंट्री में बहुत खर्चा किए हो, आपने सिटीजन के बारे में बहुत सोचे हो, तो आपका लोन माफ। क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। गवर्नमेंट स्टिल हैव टू पे द फंड, गवर्नमेंट विल स्टिल लायबल टू रीपे द फंड। तो खर्चा तो किया, क्या एसेट बढ़ा? कोई एसेट नहीं बढ़ा। क्या लाइबिलिटी घटा? कोई भी लाइबिलिटी नहीं घटा। तो जब ना तो एसेट बढ़ेगा ना तो लाइबिलिटी घटेगा, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, which neither creates any assets nor reduces the liabilities of the government। ये भी क्लियर हो गया। चलो अब आता है आपका थिंग्स इन्वॉल्व इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थिंग्स इन्वॉल्व इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहां पर कुछ कुछ एग्जांपल्स डाले हैं जिससे आपको समझ में आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है। सब्सिडीज, खर्च हुआ, सरकार ने सब्सिडीज दिया, क्या एसेट बढ़ा? नहीं। क्या लायबिलिटी घटा? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट विल स्टिल लायबल टू रीपे द फंड, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स दिए, गवर्नमेंट का खर्चा हुआ, क्या इस खर्चा से एसेट बढ़ा? बिल्कुल नहीं बढ़ा। क्या लायबिलिटीज घटा? नहीं। गवर्नमेंट विल स्टिल लायबल टू पे द फंड, जहां जहां से उन्होंने लोन लिया होगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस के सर्विस पर खर्च किया, एसेट बढ़ा? खर्च तो हुआ, क्या एसेट बढ़ा? बिल्कुल नहीं बढ़ा। क्या लायबिलिटीज घटा? नहीं। गवर्नमेंट विल स्टिल लायबल टू पे द फंड, एंड जब ना तो एसेट बढ़ा ना तो लायबिलिटी घटा, दैट इज सेड टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ सैलरीज, गवर्नमेंट ने सैलरीज दिया, खर्चा तो हुआ, क्या इस खर्च से एसेट बढ़ा? नहीं बढ़ा। क्या लायबिलिटीज घटा? नहीं घटा, दैट इज सेड टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस सेम है, ये हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स दिए, गवर्नमेंट ने क्या किया? स्कॉलरशिप दिया, अगेन खर्च किया, क्या इस खर्च से गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर्टीज बना? क्या एसेट्स बना? नहीं। गवर्नमेंट का क्या लायबिलिटीज घटा? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट विल स्टिल लायबल टू पे द फंड, दिस इज सेड टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब ना तो एसेट बढ़ेगा ना तो लायबिलिटी घटेगा, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो ये भी डन सर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन सेम थंब रूल, एक्सपेंडिचर मतलब एसेट पहले लायबिलिटीज बाद में। तो व्हाट इज रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर refers to the estimated expenditure of the government which either creates assets or reduces the liabilities of the government। खर्चा तो किया, इससे या तो एसेट बढ़ेगा या तो लायबिलिटी घटेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या था? ना तो एसेट बढ़ेगा ना तो लायबिलिटी घटेगा, इसमें या तो एसेट्स बढ़ेगा या तो लायबिलिटी घटेगा। तो लिखा हुआ है which either creates any assets or reduces the liabilities of the government। तो जल्दी से बता दो भैया कि एसेट्स कैसे बढ़ेगा और लायबिलिटीज कैसे घटेगा। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में है क्या? हाँ है ना, बिल्कुल है ना, पीपीटी बनाने वाले सब ऐड किया भाई। ठीक है। डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट्स परचेज फ्रॉम जर्मनी, गवर्नमेंट डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदे जर्मनी से, खर्चा तो है पक्का। इससे एसेट्स बढ़ा कि लायबिलिटी घटा? आप जल्दी देखो, इक्विपमेंट्स खरीदे हैं तो ऑब्वियसली एक चीज मेक श्योर करके चलना, दोनों कभी नहीं होगा, या तो एसेट बढ़ेगा या तो लायबिलिटी घटेगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा। तो या एसेट्स बढ़ा कि लायबिलिटी घटा? एसेट्स बढ़ा। तो अगेन इट इज सेड टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट इंक्रीजेस द एसेट्स ऑफ द, सॉरी ज्यादा हो गया, ज्यादा स्मार्ट बन गया, व्हिच क्रिएट्स द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, गवर्नमेंट ने स्कूल बनाया, खर्चा हुआ, प्रॉपर्टीज किसका बना? गवर्नमेंट का, which either creates assets or reduces the liability of the government। तो एसेट बढ़ा या लायबिलिटी घटा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, एसेट्स बढ़ा। ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग ब्रिज, गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाया, खर्चा हुआ, इससे एसेट बढ़ा या लायबिलिटी घटा? एसेट्स बढ़ गया। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन्स गवर्नमेंट ने लोन्स लिया था उसको रीपे कर दिया, वापस कर दिया, एक्सपेंस तो पक्का है, एक्सपेंडिचर तो है। अब आप बताओ इससे एसेट्स बढ़ा या लायबिलिटी घटा? लायबिलिटी घट गया, बिकॉज गवर्नमेंट में लोन लिया, दे हैव रीपेड द लोन, तो लायबिलिटी अब घट गया।
दैट इज सेड टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ 20 क्रेन्स, गवर्नमेंट ने क्रेन्स खरीदा, एसेट्स बढ़ा या लायबिलिटी घटा? एसेट्स बढ़ा, दैट इज सेड टू बी रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट बोरोड फ्रॉम यूएस रीपेड, यूएस से अमाउंट लिया था, लोन लिया था, उसको वापस कर दिया है, एक्सपेंडिचर तो है। इससे एसेट्स बढ़ा या लायबिलिटी घटा? लायबिलिटी घट गया, व्हिच इज सेड टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स, गवर्नमेंट ने कंप्यूटर्स खर्च किए हैं खरीदने पर, तो एसेट्स बढ़ा या लायबिलिटी घटा? एसेट्स बढ़ गया, बिकॉज वो सारे के सारे प्रॉपर्टी किसके अंडर में आए? गवर्नमेंट के अंदर में। तो ये तरीका था जिससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं वेदर इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट्स। चल, रिसिप्ट्स बता दिए सर ने, एक्सपेंडिचर बता दिए, अब डिफरेंस पढ़ते हैं। अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब एसेट्स पहले लायबिलिटी बाद में, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। So again revenue expenditure refers to the estimated expenditure of the government which either creates assets or which neither creates assets nor reduces the liability of the government. Capital expenditure refers to the estimated expenditure of the government which either creates assets or reduces the liability of the government. It is recurring in nature because revenue expenditure में सैलरी आता है, पेंशन आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आता है, सब्सिडीज आता है, ये गवर्नमेंट हर महीना पे करते हैं, तो इट इज रेकरिंग इन नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आते हैं? बिल्डिंग ब्रिज आते हैं, फ्लाईओवर्स आते हैं, लोन्स टेकन फ्रॉम यूएस रीपेड, ये सब आते हैं। तो ये हर महीना तो नहीं होता है, सरकार हर महीना तो बिल्डिंग नहीं बनाता है, दैट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। ठीक है, अब अच्छा ये सेम पॉइंट यहां डाल दिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल डाल दो, सैलरी, पेंशन एंड इंटरेस्ट। सैलरी देंगे, पेंशन देंगे, इंटरेस्ट देंगे, यहां पर क्या आएगा? रीपेमेंट ऑफ लोन, यूएस से लोन लिए वापस कर दिए, बिल्डिंग ब्रिज, फ्लाईओवर, ये सब आते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अच्छा, ये भी हो गया। अब आता है डेफिसिट, लास्ट टॉपिक। तो याद रखना, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, बजट डेफिसिट। डेफिसिट वर्ड कभी भी आएगा आप याद रखना, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट्स कम है। तो व्हाट इज बजट डेफिसिट? बजट में कमी कब आता है? व्हेन बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसिप्ट। गवर्नमेंट के बजट में कमी कब आएगा? जब गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस बहुत हो जाएगा एंड गवर्नमेंट का इनकम कम हो जाएगा, दैट इज सेड टू बी बजट डेफिसिट। अब ये डेफिसिट को तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहले व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? बजट में कमी कब आया था? जब बजट का खर्चा ज्यादा था बजट का इनकम से। रेवेन्यू में कमी कब आएगा? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। बिकॉज मैंने बताया डेफिसिट मतलब क्या है? कमी। बजट में कमी कब आएगा? जब खर्चा ज्यादा होगा, इनकम कम होगा। रेवेन्यू में कमी कब आएगा? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, अब अगेन इसके इंप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इंप्लीकेशन 3 है: लॉस ऑन सोशल वेलफेयर, लैक ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस एंड डिसइन्वेस्टमेंट। अब रेवेन्यू में कमी आ रहा है, कुछ तो इंप्लीकेशन होगा। तो पहला इंप्लीकेशन है लॉस ऑन सोशल वेलफेयर। जब गवर्नमेंट का रेवेन्यूज के थ्रू जो भी कमाते थे, टैक्स एंड नॉन टैक्स के थ्रू जो भी कमा रहे थे, वो बहुत कम हो रहा है और रेवेन्यूज का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अब रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर जैसे आपका सैलरी, पेंशन देते रहते बहुत बढ़ गया और ये जो रेवेन्यूज का सोर्स है कम हो गया। अब कुछ तो इंपैक्ट पड़ेगा। क्या इंपैक्ट पड़ेगा? लॉस ऑन सोशल वेलफेयर। अब गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस को कट करना पड़ेगा। अब हर जगह कट तो कर नहीं सकता, अब सैलरी कट कर देगा तो हम लोग भड़क जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैव टू रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर प्रोग्राम। वेलफेयर प्रोग्राम पे खर्च कम करेगा जिससे लॉस ऑन सोशल वेलफेयर हो जाएगा। अभी भी अगर मान लो आपका एक्सपेंसेस कम नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट लोन लेगा एंड लोन लेने से हमारा क्रेडिट वर्दीनेस, दैट इज गवर्नमेंट का क्रेडिट वर्दीनेस कम हो जाएगा, विच रिड्यूसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द गवर्नमेंट। और अभी भी अगर एक्सपेंसेस कम नहीं हुआ, हम लोग क्या करते हैं? अगर हमारा एक्सपेंसेस स्टिल कम नहीं होता है, हम लोग सामान बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट विल आल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डिसइन्वेस्टमेंट।
ठीक है, सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये 3 इंप्लीकेशन था, लॉस ऑन सोशल वेलफेयर, लैक ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, डिसइन्वेस्टमेंट। अब आता है फिस्कल डेफिशिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिशिट? इतना तो क्लियर हो गया, डेफिशिट मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा एंड इनकम कम। कौन सा एक्सपेंडिचर ज्यादा? व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीव्स। देख सकते हो आप, लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीव्स, या व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीव्स। गवर्नमेंट का जितना खर्चा था, हम सब जानते हैं एक्सपेंसेस तो दो ही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एट सैलरी, स्कॉलरशिप, पेंशन, ये भी बहुत ज्यादा हो गया, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग ब्रिज, फ्लाईओवर, लोन्स को वापस करने का जितना भी खर्चा, ये सब मिलकर बहुत ज्यादा हो गया सरकार का टोटल इनकम से। तो टोटल इनकम मींस रेवेन्यू से जो कमाए, कैपिटल से जो कमाए, ये सब मिलाकर भी इनकम कम हो गया, दैट इज सेड टू बी फिस्कल डेफिशिट। अब डेफिशिट आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो एक पहला प्रॉब्लम है फॉरेन डिपेंडेंस, हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेब्ट ट्रैप, ये 3 इंप्लीकेशन है। अब जब टोटल खर्चा बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट विल स्टार्ट टेकिंग लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, व्हिच लीड्स टू फॉरेन डिपेंडेंस, हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ। अब गवर्नमेंट जब देख रहा है कंट्री का बहुत खर्चा बढ़ गया तो अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में खर्च नहीं करेगा, which hampers the future growth, जिसको हम बोलते हैं borrowing creates financial burden for future generation। borrowing जो है वो फाइनेंशियल बर्डन बना देता है फ्यूचर जनरेशन वालों के लिए। जैसे हमारे कंट्री पहले बहुत लोन्स लिए थे, अब लोन्स उन लोगों ने लिया, बट ये सारा फेस हम लोग कर रहे हैं, जिसके चक्कर में इंडिया अभी भी स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज नहीं है, मेट्रोज नहीं है, फ्लाईओवर्स अच्छे से नहीं आ रहे हैं, which hampers the future growth of the country। डेब्ट ट्रैप। अब डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या? बोरो लिए हैं तो वी हैव टू पे द इंटरेस्ट। बोरोइंग क्रिएट नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अब सपोज कंट्री ने 5000 करोड़ का लोन लिया है, अब 5000 करोड़ का लोन लिया है तो दे हैव टू पे इंटरेस्ट, एंड इन ऑर्डर टू पे इंटरेस्ट इट इंक्रीजेस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब उस लोन को पे करने के लिए गवर्नमेंट अनदर लोन लेगा, अनदर लोन लेने के लिए फिर उसके लिए एक और लोन लेगा, जिसके चक्कर में दे विल गेट ट्रैप्ड इन द डेब्ट ट्रैप। तो फिस्कल डेफिसिट भी डन हो गया। अब लास्ट है भैया प्राइमरी डेफिसिट। व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? तो प्राइमरी डेफिसिट refers to the difference between fiscal deficit and interest payment, या प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अच्छे से आपको करके जाना है। इट टेल्स अस द डेफिशिएंसी ऑफ करंट ईयर, इट डू नॉट इन्वॉल्व इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट लोन्स। मतलब ये करंट ईयर का डेफिशिएंसी बताता है प्राइमरी डेफिसिट। ये इट डू नॉट इन्वॉल्व इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट लोन्स के इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करता है, ये सिर्फ करंट ईयर का डेफिशिएंसी बताता है। तो मैंने डेफिसिट के बारे में बता दिया। बजट डेफिसिट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। अब लास्ट छोटा छोटा टॉपिक बचा है जिसको जल्दी से फटाफट कवर करते हैं। चलो हाँ, ये है, फटाफट कवर करते हैं। व्हाट इज फिस्कल ईयर? हम सब जानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। हु प्रिपेयर बजट? Budget is prepared by central, state or local government. What is union budget? Budget presented by the central government. Who present budget? Budget where is budget presented? Budget is presented in the parliament. Who present budget? Finance minister presents budget. जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट को प्रेजेंट करेंगे। When is budget presented? 1 February. What does budget reveal? हम सब जानते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं, रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर। ये सब जरूरत नहीं है, ये सब तो मैंने पहले ही बताया था। ये हो गया थिंग्स टू रिमेंबर में। अब आता है आपका आइडेंटिफाई द टाइप्स। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीव्स एंड कैपिटल रिसीव। बताना है कि वेदर इट इज रेवेन्यू रिसीव्स एंड कैपिटल रिसीव। फटाफट जल्दी से झटपट फटाफट बताएंगे। अब रिसीव्स है, रिसीव्स मतलब पहले ही बताएंगे, लायबिलिटी पहले और एसेट्स बाद में आता है।
तो अगेन लोन्स रिकवर्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, रिकवर हुआ है। अब जल्दी से याद कर, लोन्स रिकवर, रिकवरी ऑफ लोन्स किसमें था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो किसमें था प्यारे बच्चों? कैपिटल रिसिप्ट में, which either which either creates liability or reduces the assets of the government. It is said to be capital receipts as it reduces the assets of the government. इसमें क्या हुआ? आपका assets घट गया, assets क्या हो गया? घट गया। लाइसेंस एंड कोर्ट फीस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को लाइसेंस या कोर्ट फीस मिला है, पैसा आया कि गया? जल्दी बताओ, पैसा आया। अब पैसा आने से चेक करो क्या इससे लाइबिलिटी बढ़ा कि एसेट घटा? फीस मिला है, क्या लाइबिलिटी बढ़ा कि एसेट घटा? कि कुछ नहीं हुआ, ना तो लाइबिलिटी बढ़ा ना तो एसेट घटा। दैट इज सेड टू बी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। लोन्स टेकन फ्रॉम यूएस, यूएस से लोन लिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो अगेन लोन्स लिए, पैसा आया कि गया? पैसा आया। रिसिप्ट्स या एक्सपेंडिचर? रिसिप्ट्स। अब लोन लिए हैं तो इट क्रिएट्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ा कि एसेट घटा? लाइबिलिटी बढ़ा। इट इज सेड टू बी कैपिटल रिसिप्ट्स as it creates the liability of the government. Sale of shares of public sector enterprise, सरकार शेयर्स बेच दिया, पैसा आया कि गया? बिल्कुल पैसा आया। क्या इससे लाइबिलिटी बढ़ा कि एसेट घटा? ना तो लाइबिलिटी बढ़ा लेकिन बेच दिए तो एसेट घट गया। इट इज सेड टू बी कैपिटल रिसिप्ट्स एज इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एमएनसी फॉर विक्टिम्स इन फ्लड अफेक्टेड एरिया, फाइनेंशियल हेल्प मिला है, पैसा आया कि गया? आया। क्या लाइबिलिटी बढ़ा कि एसेट घटा या कुछ नहीं हुआ? अब हेल्प मिला है तो वापस तो नहीं करना है, लाइबिलिटी भी नहीं बढ़ा, अब एसेट भी नहीं घटा। दैट इज सेड टू बी रेवेन्यू रिसिप्ट्स बिकॉज इट नाइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। अमाउंट बोरोड फ्रॉम जापान फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, बोरोइंग, एंड हम सब जानते हैं बोरोइंग किसमें आता है? कैपिटल रिसिप्ट्स में, एज इट क्रिएट्स द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। डिविडेंड पेड टू द गवर्नमेंट बाय एसबीआई, एसबीआई गवर्नमेंट को डिविडेंड दिया है, पैसा आया कि गया? आया। क्या इससे लाइबिलिटी घटा या एसेट बढ़ा? कुछ नहीं हुआ, ना तो लाइबिलिटी घटा ना तो लाइबिलिटी बढ़ा ना तो एसेट घटा। दैट इज सेड टू बी रेवेन्यू रिसिप्ट्स बिकॉज पैसा आया, ना उसको लाइबिलिटी बढ़ा ना तो एसेट घटा, वन साइडेड इनकम है। फंड रेज फ्रॉम पब्लिक फॉर्म फ्रॉम स्मॉल सेविंग, पैसा लिए हैं, that is borrow, and borrowing is treated to be capital receipts. क्यों? because it creates the liability of the government. सेल ऑफ शेयर, जब भी किसी चीज को बेचते हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है, एंड डिसइन्वेस्टमेंट हमेशा कैपिटल रिसिप्ट में आता है क्योंकि ये एसेट्स घटा देता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स क्या है आपका? डायरेक्ट टैक्स है या नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है? नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है, एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट किसमें आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। बोरोइंग्स फ्रॉम आईएमएफ, अगेन बोरोइंग है, बोरोइंग इज ट्रीटेड टू बी कैपिटल रिसिप्ट। क्यों? बिकॉज लायबिलिटी बढ़ाएगा। चल, रिसिप्ट्स तो आइडेंटिफाई कर लिए, अब झटपट फटाफट फिर से हम लोग एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करते हैं। अगेन एक्सपेंडिचर बोला तो एसेट्स पहले एंड लायबिलिटी बाद में। चल, सैलरी पेड टू आर्मी ऑफिसर, सैलरी पेड टू आर्मी ऑफिसर, पैसा आया कि गया? फटाफट बताएंगे, गया। रिसिप्ट से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। अब चेक करो क्या इससे एसेट्स बढ़ा कि लायबिलिटी घटा कि कुछ नहीं हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी हुआ, ना तो एसेट बढ़ा ना तो लायबिलिटी घटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ मेट्रो कोचेस, खर्चा तो हुआ, एसेट्स बढ़ा कि लायबिलिटी घटा? मेट्रो करते हैं, एसेट्स बढ़ा, दैट इज सेड टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट क्रिएट्स द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लोन्स लिए थे अब वापस कर दिए, एसेट्स बढ़ा कि लायबिलिटी घटा कि कुछ नहीं हुआ? एसेट्स तो नहीं बढ़ा, लायबिलिटी घट गया, रीपे किए, इट इज सेड टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट रिड्यूसेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ग्रांट्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट, ये नहीं है, हाँ ये नहीं है, आउट है, गलत आ गया इसमें। लोन्स गिवन टू यूनियन टेरिटरी, अब लोन्स दिए हैं, खर्चा तो हुआ, ठीक है, अब ये एसेट्स बढ़ा कि लायबिलिटी घटा? आपका कुछ नहीं हुआ, दैट इज सेड टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेड टू नेशनल डेब्ट, याद रखना जब भी इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ ये 100% कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता है, ये हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, बिकॉज इससे ना तो आपका एसेट्स बढ़ा ना तो लायबिलिटी घटा। एक्सपेंडिचर और मेट्रो अगेन खर्च किया, एसेट बढ़ा कि लायबिलिटी घटा? एसेट्स बढ़ गया। पेंशन पेड टू रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशन दिए हैं,
पैसा आया कि गया? पैसा गया। क्या इस खर्चा से एसेट्स बढ़ा कि लायबिलिटी घटा या कुछ नहीं हुआ? ना तो एसेट्स बढ़ा ना तो लायबिलिटी घटा। जब ना तो एसेट्स बढ़ेगा ना तो लायबिलिटी घटेगा, दैट इज सेड टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 10% शेयर्स परचेज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने शेयर खरीदा है, एसेट्स बढ़ गया, दैट इज सेड टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, खर्च तो किए, क्या खर्च करने से एसेट्स बढ़ा? नहीं। क्या लायबिलिटी घटा? नहीं, दैट इज सेड टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और बिल्डिंग ब्रिज, खर्च किए, बिल्डिंग बनाए, ब्रिज बनाए, एसेट्स बढ़ा कि लायबिलिटी घटा? बताओ जल्दी से। एसेट्स बढ़ गया, दैट इज सेड टू बी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये था हमारा चैप्टर ऑफ गवर्नमेंट बजट। आप यहां से आइडेंटिफाई करने पूछेगा कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो मैंने बताया रिसिप्ट मतलब लायबिलिटी पहले एसेट्स बाद में, एक्सपेंडिचर मतलब एसेट्स पहले लायबिलिटी बाद में। अब रिसिप्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप चेक करो पैसा आया कि गया? पैसा आया तो रिसिप्ट। अब चेक करो अगेन, क्या इस रिसिप्ट से लायबिलिटी बढ़ा कि एसेट घटा? अगर लायबिलिटी बढ़ा या एसेट घटा तो कैपिटल रिसिप्ट, अगर कुछ नहीं हुआ तो रेवेन्यू रिसिप्ट। सिमिलरली एक्सपेंडिचर में भी, ठीक है, एक्सपेंडिचर बोला तो एसेट्स पहले लायबिलिटी बाद में। चेक करो खर्च करने से एसेट्स बढ़ा कि लायबिलिटी घटा, या कुछ नहीं हुआ। अगर ना तो एसेट बढ़ा ना तो लायबिलिटी घटा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या तो एसेट्स बढ़ा या तो लायबिलिटी घटा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इसी के साथ हम लोग अगेन गवर्नमेंट बजट 10th चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का समाप्त करते हैं सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो के लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारे का सारा इस चैप्टर का नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। जल्दी से जल्दी जाकर पढ़ लेना एंड टॉपर्स बनने के लिए रेडी हो जाओ। कोई भी डाउट हुआ, सर दिस देयर, ये वीडियो को अगेन अपने +2 के सारे फ्रेंड्स को लेकर ये जल्दी से जल्दी सर्कुलेट कर दो ताकि बोर्ड एग्जाम में सब टॉप कर सके, क्रैक कर सके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।